दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। संपूर्ण एशिया एक ही वीडियो में आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और एशिया से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन सभी तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया था साउथ अमेरिका के बारे में, देन डिस्कस किया नॉर्थ अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यूरोप के बारे में और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एक चीज मैं बताऊं, देखिए पृथ्वी का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार हुआ है। पहले ये महाद्वीप नहीं थे, ये सब एक जगह इकट्ठे थे। एक ही जमीन का टुकड़ा था पहले और उस जमीन के टुकड़े को पेंजिया बोला जाता था और उसके आसपास की जो वाटर बॉडी थी, ठीक है, उसके आसपास की जो वाटर बॉडी थी उसको पैंथालासा बोला जाता था। फिर ये कई लाखों वर्षों के बाद ये जमीन का टुकड़ा टूट जाता है दो भागों में। ऊपर का हिस्सा लॉरेशिया कहलाया और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। ऊपर वाला हिस्सा भी फिर से टूट गया और उससे बने नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीप। ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा जो था गोंडवाना लैंड वो टूटा, उससे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत यहाँ पर था पहले। ठीक है, भारत इस तरीके से ये ऊपर की तरफ खिसका है, पहले भारत यहीं पर था। ठीक है। और ये विकास क्रम भारत का अभी भी जारी है और इसी कारण से ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं इसको। और इसको जर्मन एक जो है भूगोलवेत्ता हुए थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने इस थ्योरी को 1912 में दिया था, 1912 में। उन्होंने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरीके से काम करती है। ठीक है। और उसी के कारण भारत जो है फ्रिक्शन होता है और भारत ऊपर की तरफ खिसकता रहता है। ये खिसकने की जो प्रक्रिया है भारत की अभी भी जारी है और इसी कारण यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। चलिए, तो ये पृथ्वी का विकास क्रम है, थोड़ा सा ध्यान रखिए बस आप इसको। देखिए एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एशीरियन भाषा है एक, जिसको हिब्रू कहते हैं, वहां से हुई है और इसको बोला जाता है आशु। आशु का मतलब होता है उदित सूर्य या फिर कह सकते हैं पूरब का क्षेत्र यूनानी भाषा में। ठीक है। और एशिया लगभग 30% भूभाग अपने पास रखता है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी लैंड बॉडी है उसका 30% भाग अपने पास रखता है, जबकि 60% जनसंख्या को अपने पास रखता है एशिया। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आप देखोगे कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरती है इस तरीके से। और यही कारण है कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शीत और उष्ण यानी कि ठंडी और गर्म दोनों ही प्रकार की। आप कर्क रेखा से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर शीत चलता रहेगा, यानी शीत प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको, ठंडी मिलेगी जलवायु। और आप देखोगे सदर्न इंडिया में आप आओगे, नीचे की तरफ आओगे यहाँ से, तो यहाँ पर उष्ण यानी गर्म गर्म प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको। इस पूरे महाद्वीप में लगभग 48 देश हैं। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यूरोप में भी काउंट होती हैं, जैसे कि रसिया। रसिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है वो यूरोप में काउंट होता है। और है एक कंट्री और है तुर्की। पहले इसका नाम टर्की था, तुर्की, और अब उसको तुर्की इन्होंने अपना नाम चेंज किया है। तो ये कंट्री एशिया में भी अकाउंट होता है और यूरोप में भी काउंट होता है। ठीक है। एशिया के प्रमुख भूखंड इस प्रकार हैं अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड। हमने अभी डिस्कस किया था कि एशिया जो महाद्वीप है वो इस तरीके से है और ये अंगोरा लैंड का ही एक पोर्शन था। ठीक है, लॉरेशिया जो पार्ट था उसका ही एक हिस्सा है अंगोरा लैंड। ठीक। और भारत इधर था पहले, अभी डिस्कस किया ना, फिर ऐसे खिसका ये गोंडवाना लैंड वाला पोर्शन जो है। ठीक है जी। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। अब देखोगे ये वाला जो प्रायद्वीप, ये वाला जो प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का, और दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप कहते किसे हैं? जो जमीन का टुकड़ा तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से जमीन से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे भारतीय प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीप है। आप देखोगे इधर से भी, इधर से भी और साउथ से भी, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यहाँ पर रसिया मिल जाएगा आपको, और सबसे छोटा देश जो है कौन सा मिलेगा आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मालदीव सबसे छोटा देश है यहाँ पर। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है अभी, और चाइना है उसके बाद। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर मौजूद है। आप देखोगे यहाँ पर, ये नेपाल है, नेपाल में ही मिलेगी आपको माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मिल जाएगी आपको। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यहीं पर है, पामीर का पठार। हम इन सभी को डिस्कस करेंगे अभी आगे इस वीडियो में।
पामीर का पठार यहाँ मिल जाएगा आपको तिब्बत में। ठीक है जी, चलिए एक एक करके हम सभी तथ्यों को कवर करेंगे। पहले हम नदियों को कवर करते हैं, जैसे यांगसी कियांग रिवर। ये जो रिवर है चाइना में प्रवाहित होती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, बट पूरे विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है लगभग 5200 किलोमीटर है, यहाँ पर देखिए आप। और ये तिब्बत के पठार से शुरू होकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। आप देखोगे ये जो रिवर है यहाँ से शुरू होती है इस तरीके से चलती हुई, और ये पूर्वी चीन सागर है यहाँ पर। ठीक है, और शंघाई इसी के सहारे है, वुहान भी यहीं पर है। आप देखोगे यहाँ पर ये वही वुहान है जहाँ से वुहान वायरस जिसको कोविड-19 कहते हैं, यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, यांगसी कियांग जो रिवर है चाइना की सबसे लंबी रिवर, ना केवल चाइना की बल्कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, चलिए सेकंड रिवर है हांग हो। यह भी चाइना की एक प्रमुख रिवर है और तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, और अब देखोगे यहाँ से ये जो रिवर है यही है हांग हो रिवर, इस तरीके से बहती है और पीत सागर में जाकर मिल जाती है। ये जो सागर है इसको पीला सागर कहते हैं या पीत सागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ते में ये रिवर जो है यहाँ से यहाँ पड़ता है लोयस का पठार, और लोयस का पठार जो है वो पीले रंग की गाद लेकर यहाँ से नदी निकलती है। ऊपर से देखने पर ये नदी बिल्कुल पीली सी दिखाई देती है, और यहाँ पर जब ये पीत सागर में जाकर मिल जाती है और उस लोयस के पठार से लाई हुई गाद को इस सागर में छोड़ती है, और ये काम हजारों सालों से चल रहा है, तो ये सागर का रंग भी ऊपर से देखने पर पीला पीला सा महसूस होता है। ठीक है, यही कारण है कि ये यहाँ पर इसको येलो रिवर भी कह सकते हैं। और ये जो नदी है चीन में बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, चीन का शोक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगली नदी है यालू नदी। ये चीन के मंचूरिया प्रांत में चल बहती है। अब देखोगे यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो चाइना का है, यहीं पर है ये रिवर यालू। इसी को मंचूरिया प्रांत बोलते हैं इसको, चाइना का। चीन और नॉर्थ कोरिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से ये जो नदी है यहीं पर है ये रेड रिवर, वियतनाम की प्रमुख नदी है ये। ठीक है, और वियतनाम की राजधानी हनोई इसी नदी के किनारे पर बसी हुई है। आप देखोगे ये जो रिवर है इस तरीके से यही है लाल नदी, और इसकी जो राजधानी है ये वियतनाम है इस तरीके से, यहीं पर मिल जाएगा आपको हनोई, और ये रेड नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर है। रेड नदी टोकिन की खाड़ी में गिरती है। देखो ये जो खाड़ी है ना, यही है टोकिन की खाड़ी। ध्यान रखना, टोकिन की खाड़ी चाइना और वियतनाम के मध्य है। मीकोंग नदी, इसे चीन की गंगा कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है ये, ध्यान रखना। और यह लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है। आप देखोगे कि ये जो रिवर है, एक सेकेंड, यहाँ से शुरू होती हुई इस तरीके से ये चलती है यहाँ पर। ठीक है, लाओस और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। बीच में ये लाओस है और नीचे थाईलैंड है, इनके बीच में ये सीमा बनाती है। कौन सी नदी? मीकोंग रिवर। चाइना की गंगा कहा जाता है इसको। ओके, चलिए चायो फ्राया, ये थाईलैंड की नदी है और बैंकॉक इसके किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये जो रिवर है छोटी सी, यही है चायो फ्राया, थाईलैंड की रिवर है, ध्यान रखना। और ये बैंकॉक इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ही है। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। आप देखोगे साल्विन नदी जो है ये वाली है इस तरीके से, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और जल बहाव के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी साल्विन है और सबसे बड़ी नदी जल बहाव के दृष्टिकोण से इरावदी है म्यांमार की। इसी नदी के किनारे म्यांमार का मांडले शहर बसा हुआ है। चिंदविन और सीतांग नदियां म्यांमार की ही नदियां हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। ठीक है, अगली प्रमुख रिवर आती है हमारी दजला फरात। ये नदियां इतिहास काल में बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ, इन्हीं नदियों के किनारे पर हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है और सिंधु नदी के किनारे पर, उसी तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास क्रम हुआ है वो यहीं पर फारस की खाड़ी में हुआ। इन्हीं दो नदियां हैं ये, दजला और फरात। आप देखोगे यहाँ से इस तरीके से दजला और ये फरात आती है, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। अल बसरा नामक एक शहर है सत अल अरब नाम से, यहीं पर ये नदियां मिलती हैं और उसके बाद ये फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहीं पर है, ये फारस की खाड़ी है। ओके, चलिए प्रमुख नदियों में अभी हम देख रहे हैं और लीना रिवर के बारे में बात करेंगे। लीना रिवर जो है रूस की प्रमुख नदी है। आप देखोगे इस तरीके से, ये रूस वाला पोर्शन हमने ग्रीन पोर्शन में ले रखा है
और इस तरीके से ये जो रिवर है यही है लीना रिवर, और ये बरखोयांस पर्वत श्रृंखला के समांतर बहती है। आप देख आप देखिए यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है इस तरीके से यहीं पर है बरखोयांस पर्वत श्रृंखला, और इसी के सहारे सहारे बहती हुई ये आर्कटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। लीना रिवर रूस की रिवर रिवर है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए तिब्बत के चेम युंगडुंग नामक हिमानी से निकलती है, और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप समूह द्वीप कहते हैं, और ये मिलेगा आपको असम में। ठीक है, यहीं पर मिल जाएगा आपको। और गंगा के साथ मिलकर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये आ रही है गंगा नदी, और इस तरीके से यहाँ से निकलती हुई यहाँ से ये आती है फिर ब्रह्मपुत्र। ये मिलने के बाद ये जो देख रहे हैं यही है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है जो कि पूरे डेल्टा पर फैला हुआ है, और इसी कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु नदी, देखिए ऐतिहासिक नदी है, और इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यहाँ पर तिब्बत है इस तरीके से, और यहीं पर मानसरोवर झील है। इस तरीके से ये बहती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तिब्बत से निकलती है, भारत में आती है, फिर पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं जैसे सियोक है, चिनाब है, रावी है, सतलज, व्यास, झेलम, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मंगला डैम इसी नदी पर बना हुआ है। आप यहाँ पर एक डैम बना हुआ है मंगला डैम के नाम से। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी नदी घाटी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं पर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भारत का विकास क्रम कैसे हुआ, इस पृथ्वी पर जो है कॉन्टिनेंट किस तरीके से बने, उसको हमने एक स्लाइड में इन 2 फोटोज़ के माध्यम से समझाया है। देखिए, सबसे पहले जो ज़मीन का टुकड़ा है इसको पैंजिया बोला गया, और जो पानी का हिस्सा है उसको पैंथालासा बोला गया। ये टूट गया 2 भागों में इस तरीके से। ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवानालैंड कहलाया। ऊपर वाला जो हिस्सा था लॉरेशिया, उससे बना यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया कॉन्टिनेंट बनते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा था उसका टूटने से बनते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और प्रेजेंट में देखा जाए तो पृथ्वी ऐसी है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। आपने नोटिस किया होगा भारत पहले यहाँ था, ये कर्क रेखा सॉरी इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है। इस तरीके से भारत ऊपर खिसका है, इस तरीके से, और भारत यहाँ पर जाकर मिल गया। ऐसे खिसका था भारत, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और ये विकास का ये खिसकने का जो विकास क्रम है इसका, ये अभी भी जारी है, और इसी कारण यहाँ पर जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय के निर्माण में देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो होता है वो 3-4 तरीके से होता है। एक तो ये तरीका होता है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि इसमें 2 प्लेट होती हैं, एक एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ठीक है? एक कंडीशन होती है जो एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं। जैसे हिमालय का निर्माण होना इसी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। भारत इस तरीके से बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है बाकी शेष एशिया जो है प्लेट है, यहाँ पर एशियन प्लेट है, वो टकरा रही है, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है इस तरीके से। ठीक है? कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बराबर में खिसकती रहती हैं इस तरीके से, और यहाँ पर गैप होने की वजह से ये जो गैप होता है, नीचे से ज्वालामुखी जो है ज़्यादा निकलता है, फिर ज्वालामुखी लावा निकलता रहता है। ठीक है? पैसिफिक ओशियन का जो पोर्शन है, आप देखोगे वहाँ पर ज्वालामुखी एक रिंग बनी हुई है। चाइना और जापान है इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके, चलिए। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, और नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी प्रमुख नदियाँ थीं उनके बारे में हमने डिस्कस किया एशिया की, और अब हम प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हिमालय पर्वत, अति प्राचीन काल में यहाँ पर एक तैथिस सागर था। हमने अभी बताया था कि भारत अपनी आज की जहाँ पोजीशन है वहाँ नहीं था, वो साउथ में था, और उसकी जगह पर तैथिस सागर था। सागर की तली में बलन उत्पन्न होता है और इस हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। यानी भारत जैसे जैसे ऊपर गया तो वो तैथिस सागर जो है उसका जो है अस्तित्व खत्म होता चला गया। यह पर्वत आज भी अपने निर्माण की प्रक्रिया में है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, यानी हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको नेपाल में मिल जाएगी, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,048 मीटर ऊंची है। भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 बोला जाता है, और ये मिलेगा पीओके में यहाँ पर। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 यहाँ मिलेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, और ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में इस तरीके से काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर मिल जाएगा। कुनलुन पर्वत श्रृंखला,
पामीर की गांठ में पूरब में स्थित है। देखिए, ये पामीर का पठार है, इसके पूरब में मिलेगा आपको कुनलुन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और मुजतंग इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि 7,723 मीटर ऊंची है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, कुनलुन पर्वत श्रृंखला तिब्बत में है, तिब्बत ऑप्शन ना हो तो चाइना में है। ठीक, चलिए तिएनशान पर्वत श्रृंखला ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ चीन की सीमा पर विस्तारित है। देखेंगे आप यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है यही है तिएनशान पर्वत श्रृंखला। इधर चीन मिलेगा, ताजिकिस्तान और इधर किर्गिस्तान। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये मिल जाएगी आपको तिएनशान पर्वत श्रृंखला। एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से अफगानिस्तान में है और यहीं पर मिलेंगे आपको सुलेमान, किरथार, बुगताई पर्वत यहीं पर मिल जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये विस्तारित है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है म्यांमार में है, अवसादी चट्टानों में वलन के कारण निर्मित हुआ है। विक्टोरिया इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यहाँ है म्यांमार और ये देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अराकान योमा पर्वत जो है। ठीक है, पेरू योमा पर्वत जो है अराकान योमा के पूर्व में सितांग और इरावदी नदियों घाटियों के जल विभाजक के रूप में काम करता है। देखिए यहाँ पर आपको यहीं पर है पास में ही। ठीक है, पेरू योमा और अराकान योमा म्यांमार में विस्तारित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इतना याद रखिए बस। ओके, फिजोकू पर्वत श्रृंखला ये जापान में मिलेगी आपको। देखेंगे आप यहाँ पर, देखो जापान जो है 4 जो द्वीपों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर मिलेगा आपको होkkaido, फिर मिलेगा होन्शु। होन्शु द्वीप समूह जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं रेड रेड कलर की, इस तरीके से यहीं पर फैली हुई है फिजोकू पर्वत श्रृंखला। काकेशस पर्वत श्रृंखला जो है कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य विस्तारित है। अब हम देखेंगे प्रमुख पठारों के बारे में। बरखोयांस पर्वत श्रृंखला, हमने अभी आपको बताया था कि रूस की एक नदी है लीना रिवर, वो इस तरीके से बहती है। ठीक है, और ऊपर जाकर मिल जाती है आर्कटिक ओशन में। और ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर यही है बरखोयांस पर्वत श्रृंखला। और ये जो नदी है लीना इसके सहारे सहारे बहती है, यानी समांतर बहती है इसके। तिब्बत का पठार हिमालय और उनलुनसान पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल पठार है। आप देखोगे चाइना और तिब्बत में विस्तारित है तिब्बत का पठार। हिमालय के उत्तर में जाएंगे वहां मिलेगा आपको। इसे संसार की छत कहा जाता है। मानसरोवर, राकासाल झीलें इसी तिब्बत के पठार में आपको मिल जाएंगी। यहीं से सिंधु नदी जो है निकलती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहीं से चाइना की बहुत सी नदियां जैसे यांगत्से कियांग, हांगहो नदी, ठीक है, यहीं से निकलती हैं। चलिए श्याम का पठार ये थाईलैंड में विस्तारित है और इसके पूर्व में मीकोंग नदी बहती है और पश्चिम में साल्विन नदी बहती है यहीं पर। ठीक है, ध्यान रखना थाईलैंड की प्रमुख नदियां हैं मीकोंग, साल्विन और श्याम का पठार भी थाईलैंड में मिल जाएगा। कोरात का पठार ये भी थाईलैंड में है, इसको भी याद रखिए। शान का पठार ये म्यांमार में विस्तारित है। अराकान योमा और पेरू योमा के मध्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं अराकान योमा और पेरू योमा, इनके मध्य ही एक पठार है जिसको शान का पठार कहते हैं। इस पठार में साल्विन नदी बहती है। देखिए ये नहीं है, ये नदी है। आपको ये पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट होके मिल जाएगा। ठीक है, पोटवार का पठार ये आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। ओके, चलिए प्रमुख मरुस्थल की बात करें, एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनकी बात करें हम, तो सबसे पहले हम लेंगे गोबी मरुस्थल को। गोबी मरुस्थल आपको मिल जाएगा मंगोलिया में। आप देखोगे चाइना और रसिया के मध्य एक सैंडविच है, सैंडविच की तरह है गोबी, मंगोलिया देश है और इसी मंगोलिया देश में आपको गोबी मरुस्थल मिल जाएगा। विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म दोनों ही प्रकार का है मरुस्थल है। इस मरुस्थल में रात का टेम्परेचर -26 डिग्री तक पहुंच जाता है। ओके, लोपनार का मरुस्थल ये भी चाइना में मिलेगा आपको और इसी मरुस्थल में चीन के परमाणु परीक्षण केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तकला मकान जो है डेजर्ट है और इसके जस्ट इधर मिल जाएगा चाइना में लोपनार डेजर्ट है। तकला मकान जो है चीन में है, चीन के पश्चिम में मिलेगा और एक ठंडा मरुस्थल है। बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र है और इसके बारे में कहा जाता है वंस एंटर्ड नेवर गेट रिड ऑफ। क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगा। देखिए ये हो गया अपना भारत यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअली ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला पीओके वाला है और ये अक्साई चीन वाला है पिंक वाला। और यहाँ पर तकला मकान है। बौद्ध संस्कृति का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तिब्बती लोग रहते हैं। एक्चुअली ये तिब्बत का हिस्सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसीलिए बौद्ध संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है वंस एंटर्ड नेवर गेट रिड ऑफ, क्योंकि यहाँ का जो रेत है, तकला मकान जो डेजर्ट है मरुस्थल है, उसका जो रेत है वहाँ पर नमक मिलता है, नमक पाया जाता है। और कोई इंसान अगर इसमें एक बार एंटर हो गया, आप ज़रा सोचिए कि गर्म रेत में अगर कोई इंसान चलेगा और वो भी नमक मिला हुआ हो रेत में, तो इंसान उसके पैर छिल जाएंगे।
ओके, वो वापस नहीं आ पाएगा, वहीं पर दम तोड़ देगा और इतना बड़ा है कि वहाँ पानी की व्यवस्था तक नहीं है। दस्त ए कबीर मरुस्थल, ये आपको ईरान मरुस्थल में, ईरान का मरुस्थल है और इसके रेत में आपको नमक मिल जाएगा। यहाँ पर ईरान है, यहीं पर मिल जाएगा आपको दस्त ए कबीर। दस्त ए लूट, यह भी ईरान का मरुस्थल है और ये खजूर के उत्पादन के लिए फेमस है। रब उल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब का गर्म मरुस्थल है। रब उल खाली मरुस्थल यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पेट्रोलियम खनन और खजूर के उत्पादन के लिए ये फेमस है। अल नाफूद मरुस्थल, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको, ये भी सऊदी अरब में मिलेगा आपको। पेट्रोलियम के लिए फेमस है और खजूर के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना। अरेबियन पेनिनसुला में ये दो तीन मरुस्थल हैं, अल नाफूद है और रब उल खाली मरुस्थल है और अल दफा है। ठीक है, चलिए। काराकुम मरुस्थल, देखिए ये मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान में, इसके रेत का रंग काला है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, यहीं पर मिलेगा आपको काराकुम मरुस्थल। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बस उतना ही पूछा जाएगा कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। और काजिलकुम मरुस्थल जो है आपको उज्बेकिस्तान में मिलेगा, यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, यहीं पर मिलेगा आपको काजिलकुम मरुस्थल और इसके रेत का रंग जो है लाल होता है और यहीं पर यूरेनियम भी मिलता है। चलिए, अब बात करते हैं हम प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में। सबसे पहले लेंगे हम सिनाई प्रायद्वीप। आप देखोगे सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है, ये पश्चिमी एशिया में मिलेगा आपको और मिस्र का भाग है। सुएज नहर इसी प्रायद्वीप से बहती है। देखेंगे ये जो दिख दिख रहा है आपको यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा वी शेप में, इस तरीके से, यही है सिनाई प्रायद्वीप। इसी को काटकर सुएज नहर बनाई गई है और यहाँ पर ट्रेड बहुत होता है। दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी ने होगी शायद ये, क्योंकि एशिया और यूरोप के साथ जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो इसी नदी के माध्यम से होता है। ठीक है, और अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको कि प्रायद्वीप एक ऐसी जमीन का टुकड़ा होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से जो है जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से जमीन से घिरा हुआ है। अरब का प्रायद्वीप अफ्रीका के पूरब में मिलेगा, ये अफ्रीका है, इसके पूरब में ये है अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और अधिकतर भूमि जो है मरुस्थल नुमा है। यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए फेमस है। शांतुम प्रायद्वीप बोहाई की खाड़ी और पीत सागर के मध्य स्थित है। आप देखोगे ये जो हल्का सा पोर्शन निकल रहा है चाइना का, ये जो पोर्शन है यही है शांतुम प्रायद्वीप। ओके, ऊपर बोहाई की खाड़ी है और नीचे यहाँ पर मिलेगा पीत सागर या पीला सागर। हमने बताया था कि यहाँ पर जो नदी है, हांगहो नदी जो है, इसी में अपना जो है मुहाना बनाती है और लोयस के पठार से जाकर इस तरीके से अपना जो गाद है पीले रंग की, वो लेकर जाती है, पीत सागर में जाकर छोड़ देती है। यानी पीत सागर और बोहाई की खाड़ी के मध्य शांतुम प्रायद्वीप मिल जाएगा और ये चाइना का प्रायद्वीप है। कम चटका प्रायद्वीप बेरिंग सागर और ओखोटस्क सागर के मध्य स्थित है। ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन लटका हुआ है रसिया का, यही है कम चटका प्रायद्वीप। इधर आपको बेरिंग सागर मिल जाएगा और इधर मिलेगा ओखोटस्क सागर, दोनों के मध्य विस्तारित है ये वाला। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए, पॉइंट पेड्रो, ये श्रीलंका के उत्तर में मिलेगा आपको। देखिए ये श्रीलंका है, एक सेकेंड, ये श्रीलंका है, ये अपना प्यारा भारत है और यहीं पर पॉइंट पेड्रो जो है द्वीप मिलेगा। प्रायद्वीप नहीं है, ये द्वीप है, अलग है बिल्कुल जमीन से। ठीक है, पूरा इलाका तमिल बहुल है, यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, तमिल लैंग्वेज ही बोलते हैं वो लोग। सखालिन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है और रूस के पूर्व में टार्टरी जल संधि के द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। देखेंगे ये जो पोर्शन है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है रसिया के पूर्व में, यहाँ पर यही है सखालिन द्वीप समूह, रसिया के पूर्व में है। एक्चुअली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापानी सैनिक मारे गए थे उनकी कब्रें हैं। हालांकि फिजिकली देखा जाए, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये जापान का हिस्सा होना चाहिए, बट रसिया का इस पर कब्जा है, रसिया के द्वारा इसको शासित किया जाता है। ठीक है, हालांकि जापान और रसिया के बीच में इसको लेकर विवाद चलता रहता है। बोर्नियो प्रायद्वीप, सॉरी बोर्नियो द्वीप जो है या कालीमंतन द्वीप जो है, ये भी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई देशों में ये फैला हुआ है। यहीं पर मिलेगा आपको ये वाला जो पोर्शन है, यही है बोर्नियो या कालीमंतन द्वीप। चलिए, स्प्रेटली, देखिए स्प्रेटली द्वीप समूह जो है ये मिलेगा आपको दक्षिण चीन सागर में, खनिज संसाधनों के लिए फेमस है और इसीलिए ये वियतनाम, मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यही है स्प्रेटली द्वीप समूह। बस इतना याद रखना, स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। लूनोज द्वीप फिलीपींस का प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर ये फिलीपींस है, इसी को बोले जाता है, एक सेकेंड,
ये जो पोर्शन है ना इस तरीके से, ये वाला ऊपर वाला, यही है लूनोस द्वीप। और फिलीपींस की कैपिटल यहीं पर है जिसका नाम है मनीला, और मनीला में ही आपको मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। होkkaido द्वीप समूह जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर येनु जनजाति पाई जाती है। ये है होkkaido, ये है होन्शु, ठीक है। यहीं पर आपको मिलेगी येनु नाम की जनजाति। जापान के 4 बड़े द्वीप कौन-कौन से हैं? देखो, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु मिलेगा, फिर होkkaido मिलेगा, फिर शिकोकू मिलेगा, फिर क्यूशु मिलेगा। इनका जो क्रम है वो याद रखिए बस, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना बनी रहती है कि सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, ठीक है। और होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, यहीं पर है। चलिए, प्रमुख सागर के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। एशिया के सुदूर पूर्व में जाएंगे तो जापान सागर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान मिल जाएगा। एक सेकेंड। यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान मिल जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के लिए और मत्स्य उत्पादन के लिए ये फेमस है। ओखोटस्क सागर जापान सागर के उत्तर में मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, यही है ओखोटस्क सागर। और इसी सागर में रूस द्वारा शासित सखालिन द्वीप समूह है। एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन है सखालिन द्वीप समूह को। यहाँ पर ओखोटस्क सागर मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा जापान सागर। सेलिब्रिज सागर, देखिए यहाँ पर बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप, और यहाँ पर है फिलीपींस। इन दोनों के मध्य ये जो वाला जो पोर्शन है, यही है सेलिब्रिज सागर। चुक्सी सागर बेरिंग जलसंधि के उत्तर में आर्कटिक महासागर का एक भाग है। देखिए ये है चुक्सी सागर यहाँ पर, ठीक। पीत सागर चाइना और कोरिया प्रायद्वीप के मध्य में विस्तारित है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, यही है पीत सागर, ठीक है। चीन की हुआंगहो नदी इसमें अपना मुहाना बनाती है और रास्ते से ये लोएस के पठार से पीली गाद लेकर आती है और उसमें छोड़ देती है, इसीलिए इसका रंग पीला है, इसीलिए इसको पीत सागर कहते हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं। दक्षिणी चीन सागर, देखो दक्षिण चीन सागर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन। और दक्षिण चीन सागर में ही मिलेगा आपको स्प्रेटली द्वीप समूह, ठीक है। फारस की खाड़ी यहाँ पर मिलेगी आपको, ये जो देख रहे हैं यही ईरान और सऊदी अरेबिया के मध्य है, फारस की खाड़ी है। और होर्मुज जल संधि के माध्यम से ये ओमान की खाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, और बीच में होर्मुज की जल संधि है, इसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। ओके, इसी खाड़ी में मानव के द्वारा निर्मित पाम जुमेरा द्वीप भी मिल जाएगा। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य एक झील है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी झील है, ठीक है, यही है अरल सागर। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम प्रमुख जल संधियों के बारे में। देखिए, सुगारू जल संधि प्रशांत महासागर में जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीप के मध्य स्थित है। यह है जापान, ठीक है। यहाँ पर ये मिलेगी आपको सुगारू जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य है। यहाँ पर ये जावा सागर है और यहाँ पर मिलेगी आपको हिंद महासागर मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगी आपको सुंडा जल संधि, ठीक है। मर्तवान की खाड़ी म्यांमार के तटीय क्षेत्रों में विस्तारित है। म्यांमार की साल्विन नदी इसमें गिरती है। ये जो खाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर हल्का सा वी शेप है, इस तरीके से यहीं पर है मर्तवान की खाड़ी, म्यांमार में मिल जाएगी। मलक्का जल संधि, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से, यही है मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और जावा सागर सागर के मध्य है और ये मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा प्रायद्वीप को अलग करती है। देखिए यहाँ पर ये मलाया प्रायद्वीप है और ये सुमात्रा है। ओके, जावा सागर पूर्णतः इंडोनेशिया के क्षेत्र में आता है। ये वाला जो पोर्शन है इंडोनेशिया का पोर्शन है और खनिज संसाधनों के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैस्पियन झील जो है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस के मध्य विस्तारित है। कैस्पियन सागर, ठीक है, ये वही कैस्पियन सागर है जो कि यूरोप की बोल्गा नदी और रसिया की यूराल नदी इसमें अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप के मध्य ये जल विभाजक का काम करती है कैस्पियन झील। बालखस झील कजाकिस्तान में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील भारत और चाइना के मध्य स्थित है और एक रामसर स्थल भी है, ठीक है। ये वही पेंगोंग झील है जहां अभी लद्दाख में झड़प हुई थी 2020 में, ठीक है। वान झील तुर्की में स्थित है। देखिए हमने अभी बताया था कि तुर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की कर लिया है, ठीक है। और वहीं मिलेगी आपको वान झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील है विश्व में। बैकाल झील रूस में मिल जाएगी आपको और विश्व की सबसे गहरी झील है। रूस की लीना नदी और अंगारा नदी इसमें यहीं से उद्गमित होती हैं, यानी यहीं से निकलती हैं। अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। लोपनार झील चीन में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। तोबा झील ये इंडोनेशिया में एक क्रेटर के द्वारा बनी हुई झील है और ये मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। चलिए
अन्य प्रमुख तथ्यों में हम अभी देख रहे हैं, चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई है, जैसे कि भारत की राजधानी मुंबई होती है। अंशान इसे चीन का जमशेदपुर कहते हैं। जमशेदपुर चीन का क्यों कहते हैं? कि भारत में जमशेदपुर लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। उसी तरीके से अंशान जो क्षेत्र है, शहर है, चीन में लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। हांगकांग पूर्व का इंग्लैंड कहा जाता है। बहरीन इसे फारिस का मोती कहा जाता है, बहरीन को। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी का मुख्यालय मिल जाएगा। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है। एशिया का नोबल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला में ही दिया जाता है, यानी कि फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कंबोडिया, जो कि चोल साम्राज्य के समय भारतीय उपनिवेश था, यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन हिंदू मंदिर बना है, जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। हालांकि ये विष्णु भगवान को फेमस है, बट ये अब ये खंडर हो चुका है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ओके, चलिए। 38वीं समांतर रेखा जो है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम करती है। जिस प्रकार 49 डिग्री जो समांतर रेखा है, वो आपको मिलेगी कनाडा और यूएसए के मध्य है। उसी प्रकार 38वीं समांतर रेखा कोरिया, दोनों जो कोरियन पेनिनसुला है, उनके मध्य मिल जाएगी। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन है, जबकि भारत चीन के मध्य मैकमोहन लाइन है। एशिया का सबसे छोटा देश आपको मालदीव मिल जाएगा, जबकि सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है, जो कि मेघालय में हुआ है, जो कि मेघालय में स्थित है। एशियाई नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं, और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्रीज है। ओके, ये भी याद रखिए। तो ये था, एक सेकेंड, ये स्लाइड खाली छूट गई। चलिए, ये था एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। सारी जानकारी आपके पास इकट्ठी हो चुकी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप एक काम करना, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर पाओगे, और वहीं से सारे टेस्ट पेपर्स जो कि हमने कराए हैं, और जितने भी कॉन्टिनेंट अब तक करा चुके हैं हम, उनके पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।